देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, उस समय मैं अपने एक दोस्त के यहाँ पर रुका हुआ था। दरअसल इंडियन आर्मी की तैयारी करके मैं अब भर्ती में पहुँच गया था। भर्ती में हमें पहुँचते पहुँचते अपने दोस्त का ही अड्डा मिला। हमारा एक दोस्त पावर हाउस में काम करता था और उस दिन पावर हाउस के अंदर हम लगभग 4 जने रुके हुए थे, मैं और मेरे 3 दोस्त। उसके बाद पावर हाउस की कार्रवाई की गई तो उसके अंदर मेरे 2 दोस्तों को किसी तरह दूसरी जगह शिफ्ट किया गया और मुझे और मेरे एक दोस्त विक्रांत को इस पावर हाउस के अंदर ही रुकने दिया गया, क्योंकि पावर हाउस के नियम होते हैं कि वहाँ किसी भी अपने इंसान को रोका नहीं जा सकता। जो भी आदमी वहाँ गवर्नमेंट जॉब करता है उसकी गवर्नमेंट जॉब खतरे में जा सकती है, और यही वजह थी कि हम सभी को अलग अलग होना पड़ा। बारिश की वजह से वैसे भी पूरा काम तमाम हो गया था। जिस ग्राउंड में हमें दौड़ लगानी थी शायद अब तक उसकी भी हालत ख़राब हो चुकी थी। ऐसे में दौड़ करना हमारे लिए बड़ा ही मुश्किल काम हो गया था। हम अपने गांव के लगभग 17 लोग थे, जिनमें से कुछ ऐसे थे जो पूरी तरह से पक्के थे कि इस बार की वो दौड़ पूरी करके ही आएंगे। आसान भाषा में कहा जाए तो इस बार उनका भर्ती में सिलेक्ट होना पक्का था। तो आइए जानते हैं मेरे साथ हुए इस अजीब और नकारात्मक चीज़ को बेहद ही करीब से। दोस्तों, वो शनिवार की रात थे जब मैं अपने दोस्त दीनदयाल के यहाँ पर रुका हुआ था। तभी उसने मुझे बताया कि पावर हाउस के पिछले हिस्से में किसी को भी नहीं जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर इस पर मैंने उससे पूछने की कोशिश भी की कि आखिर पिछले हिस्से में ऐसा क्या है जो तुम हम सभी को पावर हाउस के पीछे वाले हिस्से में नहीं जाने देना चाहते। इस पर उसने कोई जवाब नहीं दिया और अपना मुंह फेर दिया। अब हम भी उसके साथ कुछ ज़बरदस्ती नहीं करना चाहते थे, इसलिए हमने सोचा कि जैसा उसने बोला हम वैसा ही करेंगे। पर मुझे भी एक बड़ी गंदी आदत थी कि मैं सिगरेट पीने के लिए कहीं भी चला जाता। हालांकि इन दिनों मैंने सिगरेट छोड़ी हुई थी, लेकिन भर्ती से कुछ दिन पहले अपने अंदर एनर्जी भरने के लिए मैं ये काम तो करने ही वाला था। ऐसे में मेरे साथ मेरा दोस्त विक्रांत भी था और हम दोनों सिगरेट पीने के लिए कुछ भी कर सकते थे। ऊपर से उस पावर हाउस के अंदर अगर हम सिगरेट पीते हैं तो वहाँ बाकी लोगों को इस चीज़ की भनक पड़ जाती, क्योंकि वो पावर हाउस का बड़ा सा हॉल चारों तरफ से बंद था। हम सभी उस हॉल के अंदर ही रुके हुए थे। ऐसे में हमें डर था कि कहीं किसी को पता न चल जाए कि हमने भर्ती में जाने से पहले ये सब किया है। ऐसे में हम किसी ऐसी जगह की तलाश कर रहे थे जहाँ पर बैठकर हम आराम से सिगरेट फूंक सकें, लेकिन हमें ऐसी कोई जगह नहीं मिल पाई। फिर उसके बाद हमने सोचा कि रात होने के बाद हम इन चीज़ों की तलाश करेंगे। दोस्तों, धीरे धीरे वक्त बीतता गया और कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। इधर मैं और मेरे कुछ दोस्त भर्ती से पहले थोड़ा इधर उधर घूम रहे थे, क्योंकि हमने 2-3 दिन का रेस्ट लिया था। अगर हम अब भी थोड़ी बहुत दौड़ करते तो शायद हमारा शरीर थक जाता। ऐसे में हमने पहले से ही 3 दिन के रेस्ट के बारे में सोचा हुआ था। हम इधर उधर घूम ही रहे थे कि अचानक हमारे दोस्त दीनदयाल ने आवाज़ देते हुए कहा, विक्रांत और मनदीप, तुम दोनों एक चीज़ का अच्छे से ध्यान रखना। यहाँ पर तुम दोनों को कुछ भी गलत नहीं करना है। शायद तुम जानते हो कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। दीनदयाल बचपन से हमें जानता था कि हम दोनों सिगरेट वगैरह पीने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो ऐसे में वो बार बार हम पर नज़र रखता, लेकिन हम भी उससे 2 कदम आगे रहते। दरअसल हमने पहले ही सोच लिया था कि हम किसी भी तरह से रात होने के बाद ही अपना ये काम करेंगे। इससे पहले हम किसी को इस चीज़ की भनक भी नहीं लगने देंगे। फिर उसके बाद मेरा दोस्त विक्रांत थोड़ा सा मुस्कुरा दिया और फिर हम अपने दोस्त दीनदयाल के साथ वापस से अंदर चले गए। हालांकि हम यहाँ पर कोई दुकान ढूंढने की कोशिश कर रहे थे जहाँ हमें सिगरेट वगैरह मिल सके, लेकिन आजू बाजू में हमें ऐसी कोई दुकान ही नहीं मिली। फिर बाद में हमने गूगल मैप पर एक दुकान को तलाश करना शुरू कर दिया। फिर हमें पता चला कि यहाँ से 200 मीटर दूर आगे हाईवे के बगल में एक दुकान है जहाँ पर सब कुछ मिलता है। और फिर क्या था, हम किसी तरह अपने दोस्त दीनदयाल को चकमा देकर वापस से पावर हाउस से निकले और हाईवे पर पहुंच गए। दोस्तों, अब की बार हम जैसे उस हाईवे पर पहुंचे तो हमने देखा कि हाईवे के ऊपर हमें दूर दूर तक पहले तो कोई दुकान वगैरह नजर ही नहीं आ रही थी। इसलिए हम दोनों तेज तेज कदम पटकते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे थे। गूगल मैप के ऊपर हमने उस दुकान को सर्च कर लिया था और उसी की तरफ बढ़ने लगे। ऊपर से हमें डर था कि कहीं दीनदयाल भाई को इस बारे में पता न चल जाए।
वरना वो हम दोनों को बहुत भला बुरा सुनाएगा और ऊपर से हमारी कल भर्ती भी थी। तो ऐसे में वो हमें सभी लोगों के सामने बुरी तरह से लताड़ लगा सकता था। ऐसे में मैं और मेरा दोस्त जल्दी जल्दी उस दुकान की तरफ बढ़ने लगे। इतने में ही मेरे दोस्त ने बोला, अरे भाई, हम दोनों सिगरेट तो लेकर आ जाएंगे, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते में हमारे कोई और दोस्त हमें मिल जाए और ये सब देखकर दीनदयाल को बता दें। अब उसकी भी बात मुझे काफ़ी हद तक ठीक ही लग रही थी, इसलिए मैंने उससे बोला, हम एक काम करते हैं, सिगरेट लेकर सीधा पावर हाउस में चलते हैं और रात को दीनदयाल भाई और सभी लोगों के सोने के बाद ही हम दोनों सिगरेट लेकर बाहर निकलेंगे। हमने पूरी तरह से प्लान बना लिया था। अब हमारे सामने मुसीबत यही थी कि कहीं इस बात के बारे में किसी और को पता न चल जाए। किसी तरह से हमने दुकान से सिगरेट का एक पूरा पैकेट खरीद लिया और उसके बाद उस दुकानदार से बोला, अरे भाई साहब। इस पर उसने बोला, हाँ भाई साहब पूछो। फिर मैंने उसे हल्की सी आवाज़ में बोला, भाई साहब इस रास्ते में सिगरेट पीने की कोई जगह है क्या? मेरी बात सुनकर वो हंसते बोला, अरे भाई साहब ये क्या बात हुई, बीच रास्ते में आप कहीं भी खड़े होकर सिगरेट पी सकते हो, लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर कहूँगा कि इस रास्ते पर आप सिगरेट वगैरह ना पिए तो ही अच्छा है। और रास्ता तो क्या, यहाँ दूर दूर के एरिया तक आप सिगरेट ना फूको तो ही आपके लिए बेहतर होगा। उसकी बात सुनकर मैं फिर से हैरानी में पड़ गया और फिर मैंने उस आदमी से बोला, लेकिन इस रास्ते में सिगरेट पीने का जुर्माना लगता है क्या? मेरी बात सुनकर उस आदमी ने हल्की सी मुस्कान के साथ फिर से बोला, भाई साहब अगर जुर्माना होता तो लोग सह भी लेते, लेकिन यहाँ तो जुर्माने से भी भयानक सज़ा मिलती है। पता नहीं क्यों, लेकिन उस आदमी की बातें मेरे दिमाग में गोल गोल घूम रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो कहना क्या चाहता है। उसके बाद मैंने उस आदमी से बोला, अरे भाई साहब आप कहना क्या चाहते हैं, साफ साफ बताइए ना। इस पर उसने कोई जवाब नहीं दिया और एक बार फिर से हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, भाई साहब कुछ बातों को ज़ाहिर नहीं किया जाता, जब वो चीज़ आपके साथ होती हैं तो ही लोग समझ पाते हैं। वैसे मेरे साथ तो ये सब चीज़ नहीं हुई है, लेकिन बहुत सारे लोगों के मुँह से सुना है, जिस वजह से मुझे भी यकीन होने लगा है। इधर मेरे दोस्त विक्रांत का ध्यान धीरे धीरे उस जगह पर चला गया था जिसके बारे में वो बात कर रहा था। विक्रांत ने एकदम से बोला, मुझे लगता है आप किसी आत्मा की बात कर रहे हैं। ये सुनते उस दुकानदार ने हंसते बोला, सही पकड़े हो भाई साहब, आप कुछ ऐसा ही समझ सकते हैं, ये रास्ता बहुत ही भयानक है। दोस्तों उस आदमी की बात हम दोनों को थोड़ा अजीब सा महसूस करवा रही थी, लेकिन आखिर में मैंने फिर से उस आदमी से पूछा, लेकिन भाई साहब इस रास्ते पर ऐसा है क्या जो आप इस रास्ते को इतना खौफनाक बता रहे हैं? मेरी बात सुनकर उस आदमी ने कहा, देखो भाई साहब ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा डरावना इसलिए माना जाता है क्योंकि कुछ साल पहले यहाँ पर कुछ नशेड़ी लोगों की मौत हो गई थी। कहते हैं कि वो नशेड़ी लोग आज भी अपना शिकार ढूंढने के लिए भटकते हैं। मैंने तो इतना भी सुना है कि यहाँ से थोड़ा ही दूर आगे कोई अड्डा बना हुआ है जहाँ पर बिजली का काम चलता है। कहते हैं कि वहाँ पर उनकी आत्मा रहती है। मुझे और विक्रांत को ये बातें बहुत ही हद तक बेतुकी लग रही थी, इसलिए हम उसकी बनावटी बातों को सुनने के बाद एकदम से बोल पड़े, अरे अरे भाई साहब ऐसा कुछ नहीं होता, खैर हमें तो इन चीज़ों से कुछ नहीं लेना देना है, वैसे भी हम रास्ते पर सिगरेट पीने वाले नहीं हैं। इतना कहने के बाद मैं और विक्रांत हम दोनों वहाँ से निकल पड़े। हम दोनों अब जल्दी से जल्दी पावर हाउस तक पहुँचना चाहते थे, क्योंकि भले ही रास्ते के बारे में उतनी ज़्यादा घबराहट नहीं हो रही हो, लेकिन फिर भी कल भर्ती होने की वजह से हम कोई खतरा नहीं उठाना चाहते थे। फिर मेरा दोस्त विक्रांत भी मेरी बात से सहमत था और हम दोनों जल्दी जल्दी से पावर हाउस की तरफ चल पड़े। तभी मेरे दोस्त ने बोला, भाई वो देख, वहाँ पर मुझे एक छोटा सा खेत दिखाई दे रहा है। दरअसल उस खेत का एरिया एकदम खाली था, वहाँ पर ना तो कोई तारकसी थी और ना ही उस खेत के अंदर जाने की शायद कोई पाबंदी थी, इसलिए मेरे दोस्त विक्रांत को वो जगह काफ़ी ठीक लगी। तो ऐसे में मैं भी विक्रांत की तरफ देखते बोला, चल भाई, मेरा भी काफ़ी देर से मन कर रहा है। उसके बाद हमने ज़्यादा नहीं सोचा और हमने अपने इरादों पर पानी फेर कर उस खेत के अंदर जाना ही बेहतर समझा। हम जल्दी से उस खेत के अंदर पहुँचे और एक एक सिगरेट जलाकर फूंकने लगे। हम दोनों बड़े आराम के साथ अपने काम को अंजाम दे रहे थे और हम दोनों इस चीज़ से बेखबर थे कि हमारे साथ क्या होने वाला है। फिर इतने में हमने देखा कि सफ़ेद रंग का चोगा पजामा पहने एक आदमी सड़क के ऊपर से इधर आ रहा था। उस आदमी को हम दोनों चांद की रोशनी से हल्का हल्का देख सकते थे। हम इतना तो अच्छी तरह से समझ चुके थे कि कोई आदमी हमारी तरफ ही आ रहा है, लेकिन हम इस बात से रूबरू नहीं थे कि आखिर वो आदमी इस तरफ क्यों आ रहा है। हमें लगा कि शायद हमारी तरह उसे भी सिगरेट पीनी होगी, इसलिए वो इस तरफ आ रहा है। हम दोनों ने उस आदमी को नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन वो आदमी सीधा हमारे पास आकर ही रुका और फिर उसने बोला, भाई थोड़े सिगरेट मुझे भी पिला दोगे क्या?
फिर उसकी बात सुनकर मैंने अपनी गर्दन हिलाई। हालांकि वो मुझसे काफ़ी बड़ा था, लेकिन अननोन होने की वजह से मैंने उसके हाथ में अपनी पी हुई सिगरेट थमा दी। फिर उसने सिगरेट अपने हाथ में ली और हम दोनों की तरफ देखते हुए एकदम से बोल पड़ा, वैसे आप लोगों को पता नहीं है क्या कि इस रास्ते पर कोई भी आता जाता आदमी सिगरेट नहीं पी सकता और ना ही शराब पी सकता है। उस आदमी की बात सुनकर मैंने उसकी आंखों में देखते बोला, अरे भाई साहब ऐसा कुछ नहीं होता है, बस लोग कुछ बनावटी बातें इधर उधर घुमा देते हैं और उन बातों को लोग सीरियस ले लेते हैं। लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता कि आज की जनरेशन में भी लोग इस तरह की चीज़ों पर विश्वास कर लेते हैं। इतना कहने के बाद मैं एक लंबी सांस लेने लगा, पर तभी मुझे याद आया कि मैंने उस आदमी के बारे में अभी तक उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ली थी। इसलिए मैंने उस आदमी को बोला, लेकिन भाई साहब एक बात समझ में नहीं आई, आप सीधा हमारे पास ही क्यों आए और आपका नाम क्या है? मेरी बात सुनकर वो आदमी एक बार के लिए शांत हो गया, लेकिन उसके बाद उसने एकदम से कहा, मेरा नाम मंगल लाल पांडे है और मैं बिजली विभाग में रहता हूँ। ये बात सुनते मेरा दिमाग सनक गया, क्योंकि मुझे उस बिजली विभाग में आए काफ़ी समय हो चुका था, लेकिन मैंने उस आदमी को पहली बारी इस इलाके में इधर उधर घूमता हुआ देखा था। फिर मैंने उस आदमी को बोला, नहीं भाई साहब आप झूठ बोल रहे हैं, उस बिजली विभाग में हम पिछले एक दिन से रुके हुए हैं। इससे पहले कि मैं उसे पूरी बात बता पाता कि विक्रांत ने एकदम से मेरा हाथ पकड़ते बोला, ये चीज़ हमें किसी को नहीं बतानी है, दीनदयाल ने क्या कहा था? उसके बाद मैंने बात को घुमाते बोला, मैं काफ़ी वक्त से उसी बिजली विभाग के आसपास में घूमता रहता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, मैंने तो आपको वहाँ पहले कभी नहीं देखा। तभी उस आदमी ने कहा, शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन मैं बिजली विभाग के अंदर ही रहता हूँ। ये कहते कहते उस आदमी की आवाज़ एकदम से भारी होने लगी, मानो इतनी देर से शांत पड़ा वो समुंदर अब ऊंचाई में गोते लगा रहा है। तभी मैंने उस आदमी की तरफ देखा तो उसके बाद तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं वहाँ पर एक पल भी रुक सकूं। दरअसल मैंने देखा कि अब उसका वो नॉर्मल सा शरीर गहरे गहरे बालों में कहीं छिप गया था। वो किसी जानवर की तरह लग रहा था। उसके नाखून किसी आदमखोर जानवर की तरह बन गए थे और उसके दांत किसी भी वक्त हमारे शरीर के आर पार निकल सकते थे। एक ही पल में मैं उन सभी चीज़ों पर विश्वास करने लगा जिन पर इतने सालों से मैंने कभी यकीन ही नहीं किया था और सिर्फ बड़े लोगों की बनावटी बातें बताई थी। इसी बीच मेरे दोस्त विक्रांत ने बोला, भाई देख क्या रहा है, जल्दी भाग यहाँ से। उसकी बात सुनते मैंने सर पर भागना शुरू कर दिया। हम दोनों जल्दी से भागते हुए पावर हाउस के पास पहुँच गए। पर हैरान की बात तो ये थी कि उस आदमी ने एक बार भी हमारा पीछा करने की कोशिश ही नहीं की। हम जैसे ही पावर हाउस में पहुंचे तो अब हम किसी गुप्त जगह की तलाश कर रहे थे, क्योंकि हम सिगरेट के धुएं में बुरी तरह से सुगंध मार रहे थे और अगर ये सुगंध हमारे दोस्तों के पास चली जाती तो फिर हम दोनों की खैर नहीं थे। इससे पहले कि हमें कोई देख पाता कि मैं और मेरा दोस्त विक्रांत जल्दी से भागते हुए पावर हाउस के पिछले वाले हिस्से में चले गए, जहां जाने के लिए हमें सख्त मना किया गया था। हमने अब फिर से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार दी थी। हम चाहते तो सीधा अंदर जाकर च्युइंगम वगैरह खाकर इस सुगंध को मिटा सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया और हमने खुद को ही खतरे में डाल दिया। हम दोनों इस बार पावर हाउस की दीवार के ऊपर से कूदते हुए सीधे पिछले हिस्से में चले गए थे, जिसके बारे में दीनदयाल ने पहले ही मना किया था कि चाहे कोई भी कंडीशन आ जाए लेकिन हमें उस इलाके में बिल्कुल नहीं जाना है। हम जैसे ही वहाँ पर पहुँचे तो हमने देखा कि वहाँ का माहौल एकदम नॉर्मल था और जिस तरह से दीनदयाल बता रहा था वैसा तो वहाँ पर कुछ भी था ही नहीं। मगर फिर भी मैं और मेरा दोस्त विक्रांत इधर उधर देखने लगे और हमने सोचा कि हो सकता है यहाँ पर कोई जानवर वगैरह हो जिसकी वजह से दीनदयाल ने हमें ऐसा बोला हो। लेकिन सच कहूँ तो वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके बारे में वो इस तरह से बता रहा था कि वो इतना ज़्यादा डरावना और भयानक हो सकता है। मैं और मेरा दोस्त विक्रांत हम दोनों आराम से सिगरेट की सुगंध वगैरह मिटाने के बाद अब वहाँ से निकलने वाले थे कि अचानक हमें पीछे से आवाज़ आई, ओ भाई साहब कहाँ जा रहे हो? इस बार इस आवाज़ को सुनते ही हम दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। हमने जैसे पीछे पलट कर देखा तो उसके बाद तो हमारी हिम्मत ही नहीं हुई कि हम आगे कुछ बोल भी सकें, क्योंकि ये वही आदमी था जो थोड़ी देर पहले हमें अपने साथ में दिखा था। उस आदमी को देखते मैंने उस आदमी से पूछा, तो तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो उस आदमी ने बोला, मैंने तुम लोगों को पहले ही तो बोला था कि मैं इस तरफ वाले पावर हाउस में रहता हूँ, लेकिन तुम लोगों ने तो मुझे समझा ही नहीं। इतना कहने के बाद वो हंसने लगा और उसकी वो शैतानी हंसी हमें बड़ी डरावनी लग रही थी। हमें ऐसा लग रहा था
कि वो कभी भी हमारे ऊपर हावी हो सकता है और हम दोनों को मौत के घाट उतार सकता है। इसलिए मैंने फिर से उस आदमी से बोला, देखो देखो, तुम हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहे हो, हम दोनों जोर जोर से चिल्लाएंगे। फिर हमारी बात सुनकर उसने हंसते बोला, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। तभी मेरा दोस्त विक्रांत भागता हुआ दीवार पर चढ़ गया और मुझे लगा कि वो तो यहाँ से आराम से निकल जाएगा, लेकिन उसके बाद उस आदमी ने केवल अपने हाथ से कुछ किया, जिस वजह से मेरा दोस्त विक्रांत दीवार से बहुत जोर से नीचे गिर पड़ा। वो इतनी जोर से नीचे गिरा था कि उसका सर नीचे पथरीली जमीन से टकरा गया। वो इतनी जोर से नीचे आंगन से टकराया था कि उसके बाद वो दोबारा उठा ही नहीं, वो वहीं का वहीं पड़ा रह गया। जब मैं उसके पास गया तो मैंने देखा कि अब वो बेहोश हो गया था। शायद से सर में चोट लगने की वजह से वो घायल होकर बेहोश हो गया था। फिर उसके बाद मैंने उस आदमी की तरफ देखा और कहा, हम दोनों तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उसके बाद मैंने वहीं पर पड़ा एक लोहे का रॉड उठा लिया और उस आदमी की तरफ भागा। मैंने उस आदमी पर उस रॉड से मारने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। वो रॉड उस आदमी के आर पार हो गई, लेकिन उस रात किस्मत ने हमारा बड़ा तगड़ा साथ दिया। अचानक ही वो पीछे वाला बड़ा सा दरवाज़ा खुल गया और दरवाज़ा खुलते ही तब मैंने पलटते हुए देखा तो मैंने पाई कि हमारा दोस्त दीनदयाल वहाँ पर पहुँच गया था। वहाँ पर पहुँचते ही उसने सबसे पहले मेरे दोस्त विक्रांत को पकड़ा और उससे उठाकर वो ऊपर ले गया। उसके बाद मेरे बाकी के दोस्त मुझे भी ऊपर ले गए। दीनदयाल एक ऐसे मौके पर पहुंचा था जहां पर हम दोनों मौत के घाट भी उतर सकते थे। दीनदयाल ने तुरंत उस दरवाजे को बंद किया और उसके बाद वहां पर कुछ टोटके वगैरह करके वो भी ऊपर पहुंच गया। वहां पर पहुंचकर हमने उसे पूरी बात बता दी जो हमारे साथ हुआ था। फिर दीनदयाल ने हमें बहुत डांट लगाई। दीनदयाल ने बताया कि वो इसलिए बार बार हमारे ऊपर नज़र रख रहा था और उसे मेरे दोस्त के आंगन से टकराने की आवाज़ भी आ गई थी, इसलिए वो तुरंत ही वहाँ पर पहुँच गया। फिर उसके बाद दीनदयाल ने हमें तुरंत ही वहाँ से रवाना कर दिया, क्योंकि वो जगह अब हमारे लिए भयानक हो चुकी थी और वो शख्स हमारे ऊपर कभी भी अटैक कर सकता था। ऐसे में हमने किसी तरह से अपनी जान बचाई और हम दोबारा कभी भी अपने दोस्त के उस पावर हाउस में नहीं पहुंचे। कहते हैं कि उस आदमी की आत्मा आज भी वहीं भटकती है। वो उन्हीं लोगों को परेशान करता है जो लोग नशे में धुत रहते हैं, क्योंकि वो खुद नशे का प्यासा है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।